जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं बलवीर सिंह आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं, जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हम ज्योग्राफी विषय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम भारतीय भूगोल को लेकर उसको व्याख्यात्मक रूप से सही तरीके से सटीक तरीके से समझकर किस प्रकार से मैपिंग के थ्रू समझकर, क्योंकि मैपिंग ऐसी चीज है, अगर आपको एक बार मैपिंग क्लियर हो गई कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, किस चीज की अवस्थिति कहां पर है, कौन सा पहाड़, कौन सी श्रेणियां हिमालय की, कौन से द्वीप कहां पर हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा, कौन सी नदियां, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि उसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत की पूरा डिटेलिंग बताई। उसमें जो पठारी क्षेत्र है, कौन कौन से पठार है, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार हो गए, अरावली पठार पहाड़ी हो गई, आपकी इन सब चीजों को बताया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में पूरा बताया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम अपना लेक्चर धीरे धीरे क्रम वाइज आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हर एक लेक्चर पीछे लेक्चर से अगला लेक्चर लिंक होता चला जा रहा है। तो इसीलिए आपको क्या जरूरी है कि आप लोग जाएं पहले, जो हमारे पुराने लेक्चर हुए हैं 16 से 17 लेक्चर आपके पास पहुंच चुके हैं, प्लेलिस्ट में भी है और आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसको डलवा दिया है। उसको जाके आप देखिए और समझिए, तब आपकी जो विकसित होगा, आपका समझने का तरीका विकसित होगा। उसके थ्रू आप अगला लेक्चर समझेंगे तो आपको ये जो हम लेक्चर बताने जा रहे हैं तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, हम आपको जो यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं, हमारा आज का टॉपिक क्या है कि उत्तरी भारत का मैदान है और उसके दक्षिणी भारत में जो तटीय क्षेत्र है, यानी इंग्लिश में कहते हैं कि ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया है। क्या है, जो आपका प्लेनी इलाका है। आप देखिए यहाँ से नर्मदा नदी गई है, यहाँ अमरकंटक चोटी है, और ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। ये हमने जो रेड कलर से बना रखा है पूरा, ये नीचे वाला एरिया क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। और जो इसकी अपर वाला एरिया है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, उत्तरी भारत का जो मैदानी एरिया है। मैदानी एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र, आप देखिए कि वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और यहाँ ट्रांस हिमालय था। ये क्या है, हमने जो प्रमुख 3 हिमालय की श्रेणियों के बारे में आपको 2-3 लेक्चर पहले पढ़ाया है। वहां से क्या है, नदियां, अनेक नदियां निकलकर जो प्लेन है उसके अपने, अब नदियां जहां उनकी ऊंचाई है, जिधर से उनका ढाल जा रहा है, नदियों का विस्तार तो उधर ही होगा ना, उधर की तरफ ही बहेंगी। तो ये क्या है, पूरा प्लेन इलाका, पूरा प्लेन इलाका इन्होंने समतल इलाका बना रखा है, जो कि हर एक तरह से किस प्रकार से उपजाऊ है फसलों के लिए, किस प्रकार से पानी की दृष्टि से, और इसी प्रकार से यहाँ जो आप पुरानी संस्कृति का विकास हुआ है, आप देखेंगे सिंध से लेके यहाँ गंगा यमुना तक पूरा जो द्वाब है इसका विस्तार है, इन्हीं तक संस्कृति का विस्तार हुआ है, क्योंकि नदियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उन्हीं क्रम में देखिए हमने यहाँ क्या क्या बना रखा है, आपको एक बार पहले समझा देते हैं। देखिए ये आपका तिब्बत का चेमयुंगडोंग ग्लेशियर है, जहां से आप देखिए कि सिंधु नदी निकलती है। क्या है, इंडस जिसको कहते हैं, सिंधु नदी निकलती है। और देखिए हमने आपको बताया था कि जो कि हिमालय की पार हिमालय, ट्रांस हिमालय की 2 काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी उसके बीच से बहती हुई पूरे जम्मू कश्मीर को पार करते हुई ये क्या है, पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जाके यहाँ ये अरेबियन सी में जाके अपना जल गिराती है। ये क्या है, इंडस नदी है। उसी क्रम में यहीं से आपकी क्या है, एक नदी निकल रही है, आप देखिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेके असम से लेके जाके बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना करती है, जल गिराती है। इसको कहते हैं हम टी सांगपो, जो कि क्या है, तिब्बत वाले रीजन में टी सांगपो के नाम से जानती है। और जब ये दिहंग राज्य बनाती हुई कहा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ये क्या है, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। क्या है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, जो कि जाके अपना जल इधर ये गंगा नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड, यूपी बिहार से होते हुए आती है, यहाँ पास अपना जल गिराती है, कहा, बे ऑफ बंगाल के रीजन में, और यहाँ सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो ये नदियों का विस्तार है। आप देखिए सिक्किम से तीस्ता नदी निकल रही है, तो क्या ये नदियों का विस्तार है। तो जब अपना आप देखिए ये नदी गंगा निकल रही है, यहाँ से यमुना निकल के आती है, यमुनोत्री से ही, और प्रयागराज के पास यमुना मिल जाती है। तो ये जो द्वाबी एरिया है, जो मैदानी एरिया है, समतली एरिया बना रही है, ये बहुत ही उपजाऊ एरिया है। तो इन एरिया को, इन क्षेत्रों को किस नाम से जानते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप नीचे हमने नदियों का, नर्मदा नदी, तापी नदी, ये क्या है, गोवा की 2 नदियां प्रमुख है, मांडवी और जुआरी नदी है। यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी है, ये कावेरी है, गोदावरी, महानदी, ये प्रमुख नदियां हैं। ये तट हैं, कोकर तट हो गया, कन्नड़ तट, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट या आंध्रा तट, और इसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको 3-4 वीडियो पहले ही ये पूरा डिटेलिंग करके आपको एक वीडियो में सम्मिलित करके आपको दिया, उसको जाके आप देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इन्हीं क्रम में हम जानेंगे कि कौन सा क्षेत्र किसके लिए उपयोगी क्यों है। देखिए जो हमारी नदियों का विस्तार हुआ, ये देखिए मान लिया ये जो हमारी गंगा नदी जा रही है,
देखिए ये गंगा नदी बह के आ रही है यहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में रीजन में अपना जल गिरा है। तो आपकी जो सिंधु नदी है, देखिए यहाँ से ये सिंधु नदी से लेके आपकी ये क्या है, तीस्ता नदी है। क्या है, तीस्ता नदी है। इस नदी क्षेत्र के बीच का जो पूरा विस्तार क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। जैसे जो ऊपर वाला एरिया है क्या है, जो हमारे वृहत, लघु और शिवालिक, क्या है, वृहत, लघु और शिवालिक 3 श्रेणियां हैं, उनके ऊपर वाला एरिया उसको भाबर या दलदली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, भाबर और दलदली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके नीचे आप आएंगे तो ये क्या है, अब देखिए कि बांगर और खादर क्षेत्र के नाम से ये एरिया जाना है, जो प्लेन एरिया जहां ये अपना नदियां अपना मुहाना बनाते हुए, जल गिराते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं, वो एरिया बांगर और खादर 2 क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अभी हम बताएंगे कि बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, भाबर क्या होता है और तराई क्षेत्र क्या। तराई जो ये क्या होते हैं, शिवालिक हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी है, जो हमारे शिवालिक हिमालय, उसके पास का जो नीचे का एरिया है वो क्या है, पूरा यहाँ तक लीजिए आप, नेपाल के पूरा तराई क्षेत्र को लीजिए, ये क्या पूरा तराई क्षेत्र कहलाता है। तो इनकी उपयोगिता क्या है, जैसे हम देखें कि ये हमारा वृहद हिमालय है। क्या है, वृहद हिमालय, यहाँ से नदी अपना शुरू हुई, जल लेकर शुरू हुई। अब देखिए जो बृहद हिमालय, इसकी श्रेणियां ऊंची हैं, तो वहां से जब जल लेके चलेंगी तो अपने साथ बहुत सारे शिलाखंड, बड़े बड़े पहाड़ों पर्वतों को काट कर ये क्या है, नीचे लेती हुई आती है। क्या है, नीचे लेती हुई आती हैं, और बीच में जब ये लघु हिमालय के पास पहुंचती हैं तो ये क्या विलुप्त हो जाती हैं। किस प्रकार विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह, आप बाढ़ देखिए, बाढ़ आती है तो बड़े अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड, घास फूस लेके आप मैदानी भागों में देखते हैं। उसी प्रकार ये क्या है, ग्लेशियर वाले क्षेत्र में कंकड़ पत्थर ये सब लेके आते हैं, तो उन्हीं में क्या है, अंदर अंदर नदी छिपी रहती दिखती है आपको, और ऊपर ये पूरा पहाड़ी एरिया, शिलाखंडों का एरिया, ये सब पूरा आपको दिखाई देता है। वहीं जब ये नदियां शिवालिक श्रेणी पर पहुंचती हैं और उसके नीचे प्लेन एरिया में बहना शुरू होती हैं, तो ये फिर क्या है, क्योंकि ये एरिया एकदम ढाल क्षेत्र है और यहाँ का है ढाल बहुत कम हो जाता है और समतली क्षेत्र की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो क्या है, जो चीजें ये बहाकर ले आती हैं वो नीचे तक पूरी तरह से नहीं आ पाती, तो यहाँ नदियों का विस्तार फिर से खुल के और ये नदियां बहने शुरू हो जाती है। ये नॉर्थ टू साउथ जो सिस्टम बना रखा है, हमने आपको दिखाया है, जो कि यहाँ आपकी चोटियां हैं, वहां से जो ये आपकी नदियां बह रही हैं, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र को ले लें, चाहे आप इधर इंडस को ले लें, चाहे गंगा यमुना को ले लें, चाहे यहाँ पर तिस्ता को ले लें, किसी को भी आप यहाँ ले सकते हैं। उसी क्रम में हम देखेंगे कि भाबर क्षेत्र क्या होता है। भाबर क्षेत्र क्या होता है, जो नदियों का ऊपर का एरिया, श्रेणी का क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है कि नदियों अपना जो शिलाखंडों का क्षेत्र बहा कर लाते हैं शिलाखंडों को, वो क्या है, इसी के साथ बहता हुआ आता है और उसमें हमको नदियों का विस्तार बहुत कम दिखाई देता है। तो क्या है, इसका विस्तार जो है, आप शिवालिक श्रेणियों से लेके नीचे तक इसके दक्षिणतम में आएंगे तो आपके भाबर प्रदेश का विस्तार है। इसका देखिए, भाबर प्रदेश का जो प्रदेश क्षेत्र है, ये 8 से 10 किलोमीटर इसका विस्तार है। आप देखेंगे कि इसमें वृहद हिमालय, लघु हिमालय के पास आप देखिए तो क्या बहुत ज्यादा शिलाखंड और कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, इसलिए ये क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ की दृष्टि से, यानी खेती किसानी के लिए ये उपजाऊ बिल्कुल नहीं होता है। क्या है, ये उपजाऊ बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसको आप ऐसे ही लिखते जाइए, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आगे हम बढ़ेंगे जी, ये एरिया क्या हो गया आपका, भाबर या दलदली क्षेत्र हो गया। अब जब ये अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आएंगी, यहाँ पास समाएगा नदियों में, तो दलदली क्षेत्र बनाएगी। उसी के नीचे और दक्षिण में जब हम आएंगे तो आपका कौन सा क्षेत्र, आपका तराई क्षेत्र बनेगा। क्या हमने आपको बताया कि इंडस से लेके तीस्ता तक ये जो विस्तार है, भाबर का पूरा विस्तार है, उसी के नीचे कुछ एरिया है, देखिए आप, उसके नीचे तराई क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है, क्या है, 10 से 20 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई जो है, यहाँ से आप तराई क्षेत्र लीजिए, 10 से 20 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है, उस क्षेत्र में जो दलदली क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र बनता हुआ जो दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई क्यों, यहाँ देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होती हैं, वहां पास जब इधर से आपका मानसून जाता है तो क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र से टकरा कर वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। क्या है, जंगली एरिया होता है तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण यहाँ हमेशा हरा भरा क्षेत्र और हमेशा पानियों से, यहाँ से पानी बहती रहती, छोटी छोटी नदियां यहाँ पर अपना जल, तराई क्षेत्र यानी दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ जिधर उनका ढाल है उधर अपना जल प्रवाहित करती रहती हैं। इस कारण क्या होता है, ये एरिया कुछ हद तक अच्छा माना जाता है और यहाँ पास कुछ हद तक खेती भी की जाती है, प्रमुख रूप से जैसे धान की खेती हो गई, और क्या है, प्रमुख अन्य खेतियां यहाँ पास की जाती हैं। और इनका विस्तार क्या है तराई क्षेत्र का,
10 से 20 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। उसी क्रम में और नीचे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्या है, और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बांगर और खादर दो क्षेत्र होंगे। अब आप कहेंगे बांगर क्षेत्र कौन सा होता है, खादर क्षेत्र कौन सा होता है, तो इसको आप ऐसे याद करेंगे जैसे खाद क्या है, किसान क्या करते हैं, खाद डालते हैं अपने खेतों में, यानी खेत को उपजाऊ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, खाद डालते हैं। यानी जो खादर क्षेत्र होगा वो क्या होगा आपका, ध्यान रखिए इसको, खादर क्षेत्र क्या होगा आपका, उपजाऊ होगा। क्या होगा, उपजाऊ क्षेत्र होगा। और बांगर क्षेत्र क्या होगा आपका, अनुपजाऊ होगा। क्या होगा, अनुपजाऊ क्षेत्र होगा। अब क्यों अनुपजाऊ क्षेत्र होगा, जब आपकी नदियां, ये क्या होता है एक्चुअली, जब आपकी नदियों के द्वारा पानी लाके बहाया जाता है या कभी कभी बाढ़ आती है तो क्या है, नदियां अपने साथ हर साल हर समय क्या है, नई दोमट मिट्टी लाते हैं। दोमट मिट्टी कौन सी, जो अपने साथ, जैसे आप देखिए कि यहाँ से मान लीजिए ये नदी बह रही है, क्या यहाँ से शिलाखंड अपने पहाड़ी क्षेत्र बहाकर लाई, यहाँ तक काफी इकट्ठे हो गए। यहाँ से धीरे धीरे कुछ एरिया में लेकर अब ये बहाव क्षेत्र बाढ़ है, ये आगे चली गई, यहाँ चली गई, नदियों का विस्तार यहाँ तक हो गया। तो क्या है, ये नई मिट्टी लेके यहाँ फैला दी और क्या बाढ़ कम हुई तो फिर ये अपने रास्ते यहाँ पास नदी बहना शुरू हो गई। वहीं क्या हुआ, ये क्या, जो ये उपजाऊ मिट्टी लेके आती है वही ये खादर क्षेत्र कहलाते हैं। जहां जहां तक आपकी नदी उपजाऊ मिट्टी को लेके जाती है और वहां पास खेती अच्छी मात्रा में होती है, हर एक चीज की, गेहूं, धान, गन्ना, ये सब की चीजों की खेती होती है। वहीं ये बीच का क्षेत्र जहां पास नदी एक बार मान लिया अपना मिट्टी, नई दोमट मिट्टी पहुंचा दी और फिर क्या है 5 से 7 साल तक अपनी बाढ़, वहां पास नदी का पानी या नदी की मिट्टी नहीं पहुंच पा रही है, यानी वो मिट्टी क्या हो गई, ऊसर मिट्टी में कन्वर्ट हो गई, यानी वहां खेती की मात्रा एकदम नगण्य होती चली गई, धीरे धीरे खेती वहां पर छीड़ होती चली गई। वही क्या कहलाती है आपकी बांगर, यानी बंजर। बांगर यानी आप बंजर से याद कर सकते हैं, और खादर यानी खाद्य से, यानी जहाँ खाद्य होगी यानी वहां उपजाऊपन अधिक होगा, और जो बांगर होगा यानी वहां पास बंजर क्षेत्र बनता चला जाएगा। और क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी उस क्षेत्र की घटती चली जाएगी। तो ये क्या है, खादर क्षेत्र कहलाता है। इसको आप नोट डाउन करिए और हम बताते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसको नोट डाउन करिए। इसी क्रम में क्या है, एक डेल्टाई क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक डेल्टाई क्षेत्र होता है, उसकी क्या विशेषता है उसको भी हम आपको बताते हैं। क्या है, डेल्टाई क्षेत्र क्या होता है, डेल्टाई क्षेत्र आपका जो होता है, देखिए आपका जो हमने यहाँ बताया कि खादर और बांदर का जो क्षेत्र है, खादर और बांदर का क्षेत्र है, आपकी नदियों का विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। क्या है, नदियों का विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। तो जो नदियां अपना मुहाना जहां बनाती हैं, क्या है, कोई भी नदी जैसे गंगा हो गई, ये अपना मुहाना बे ऑफ बंगाल में बना रही है, इधर ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर आप देखिए नर्मदा का आप छोड़िए, यहाँ पास कृष्णा को देखिए, कृष्णा आंध्र प्रदेश जा रही है, कावेरी तमिलनाडु जा रही है, गोदावरी जा रही है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास। तो ये क्या है, अपना मुहाना जहां बना रही है, क्या है, अपना मुहाना बना रही हैं। तो जब आप ध्यान नोटिस करेंगे कि जब नदियां जहां अपना जल गिराती हैं, मुहाना बनाती हैं, वहां क्या है, अनेक धाराओं में क्या होता है, विभक्त हो जाती हैं। क्या होते हैं, अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो वो क्षेत्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है। वो क्या है, बहुत ही ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है आपकी खेती की दृष्टि से। क्या है, खेती की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ क्या धान का कटोरा के नाम से ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बताया कि ये इंडस क्षेत्र आपका यहाँ से इंडस से लेकर तीसरा तक इसका विस्तार है, भाबर और दलदली क्षेत्र का। वही खादर और बांगर क्या हो गया, खादर और बांगर ये आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। इसी क्रम में आप देखिए कि ये क्या है, ये जो आपका पश्चिमी घाट तट है, क्या है, पश्चिमी घाट तट है, और ये क्या है, पूर्वी घाट तट है। ये क्या है, पूर्वी घाट तट है, जिसमें कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट 3 प्रमुख तट हैं आपके पश्चिमी घाट में। और उत्तर तट, उत्तरी सरकार या आंध्र तट या कोरोमंडल तट, ये 3 प्रमुख तट है आपके किसमें, पूर्वी घाट पर्वत में। तो इनकी क्या खास विशेषता है, यहाँ कुछ प्रमुख पहाड़ियां जैसे नर्मदा तापी नदी निकलती हैं, यहाँ से अमरकंटक की हो गई, और जहां से आपकी कृष्णा और गोदावरी नदियां निकलती हैं। और आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि गोवा के पास है जो आपकी मांडवी और ज्वारी प्रमुख नदियां निकलती हैं। वहीं आप देखिए कावेरी की आपकी जो है भरतपुझा और पेरियार सहायक नदियां हैं। ये नदियां ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र में
पहुंच जाती हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही हम आपको तो क्या है, इसी क्रम में जैसे केरल में हो गई आपकी दो तीन झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे वेम्बनाड झील हो गई, अष्टामुदी हो गई और क्या हो गई, पुन्नमाला झील, ये है केरल में पाई जाती हैं। वहीं आप उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पास भी कुछ लैगून झीलें जिन्हें चिल्का झील के नाम से हम जानते हैं। और क्या है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में जाती है। तो ये आप इनको भी नोट डाउन करिए। ये क्या है, ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं कि ये आपकी पुलिकट झील कहाँ है, पेन्नार कहाँ पे है, ये पेन्नार नदियां, पेरियार नदियां, और ये मांडवी और जुआरी कहाँ की नदियां हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन बन के एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हमने आपको कितनी आसानी से ये आपको उत्तरी भारत का मैदान और उसके प्रमुख क्षेत्र, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बांगर और खादर और क्या है भाबर, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करता हुआ क्वेश्चन आपको अक्सर ही एग्जामों में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से समझिए और इसमें कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, और इसको ऐसे ही नोट डाउन करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में नदियों के वीडियो के साथ। ठीक है।